प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक अध्ययन में हमारा जो पहला पार्ट है इतिहास यानी कि हिस्ट्री, उसका प्रथम अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो हमारा प्रथम अध्याय है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कैसे जागृत हुई। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूरोप है क्या। वैसे तो हमने 9th क्लास में और 8th क्लास में पढ़ा है महाद्वीपों के बारे में, लेकिन फिर भी हमें यूरोप के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि यूरोप है क्या। यूरोप पृथ्वी पर स्थित जो हमारे 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप कौन से हैं? यूरोप है, एशिया है, दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। इस प्रकार ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। उन 7 महाद्वीपों में यूरोप एक महाद्वीप है। इसमें जो 50 देश पाए जाते हैं और उन 50 देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से व आबादी की दृष्टि से यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से रूस जो है वो सबसे बड़ा है। रूस देश जो है वो सबसे बड़ा। और रूस देश के बारे में भी मैं आपको बता दूं, रूस कुछ एशिया में, उसका कुछ हिस्सा एशिया में पड़ता है और कुछ हिस्सा यूरोप में पड़ता है। यूरोप में सबसे छोटा जो है वो है वेटिकन, ये सबसे छोटा पड़ता है। अर्थात यूरोप जो है एक महाद्वीप है और उसमें राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपी, ये हमारा टॉपिक है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्र क्या है। अब हमारा टॉपिक जो है यूरोप के बारे में आपको जानकारी हो गई। उसके बाद राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्र प्लस वाद, यानी कि राष्ट्र के बारे में फ्रांसीसी दार्शनिक जो थे अर्नस्ट रेनन, उन्होंने कहा था कि राष्ट्र एक लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु है। उसे हम राष्ट्र कहते हैं। ये एक दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, उन्होंने राष्ट्र की परिभाषा दी। इसी प्रकार फिर आ गया राष्ट्रवाद, यानी कि राष्ट्रवाद क्या है। हमारा टॉपिक क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष सांस्कृतिक तथा भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता या हम की भावना को जागृत करता है। यानी कि देश के प्रति हम की भावना, त्याग की भावना या देश प्रेम भी इसको हम कह सकते हैं। इस प्रकार उसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। अब सवाल ये आता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। यदि हम यूरोप में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति को जानें कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे पनपा या कैसे जागृत हुआ, तो यूरोप में राष्ट्रवाद फ्रांस की क्रांति के कारण हुआ। वहाँ पर जो राजा थे, राजा लुई 16वां, सन 1744 में वो फ्रांस के सम्राट बने और उस समय उनकी जो आयु थी वो सिर्फ 20 वर्ष की थी और जिसके कारण वह राज्य को चलाने के लिए योग्य नहीं थे, इसलिए वो अयोग्य थे। और ख़ास बात ये थी कि वो अपनी पत्नी के गुलाम थे, अपनी पत्नी के विचारों से ही राज्य पर शासन करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके राज्य में अव्यवस्था फैल जाती थी। अपने शासन के कार्यों में उसकी कोई भी रुचि नहीं थी। उसने राज्य का सारा काम यानी कि अपने देश का सारा काम भ्रष्ट एवं स्वार्थी कर्मचारियों और उसके दरबारी या सेना के जो उच्च अधिकारी और चर्च के जो पादरी थे उन पर छोड़ दिया। अपने राज्य की कोई देखरेख उन्होंने नहीं की। अर्थात उनकी सरकार जो है निरंकुश थी। निरंकुश का मतलब होता है जिसके शासन पर कोई भी अंकुश ना हो। निरंकुश सरकार थी जो जनसाधारण या आम जनता का खून चूस रही थी और जो उच्च अधिकारी थे या दरबारी थे या चर्च के पादरी थे वो राज्य के खजाने में कर के रूप में कोई भी पैसा जमा नहीं करवाते थे। चाहे वो कोई उच्च अधिकारी था या कर्मचारी था, राज्य को कोई भी कर नहीं देता था, जिसके परिणाम स्वरूप जनता में दिन प्रतिदिन रोष बढ़ता गया, आक्रोश बढ़ता गया, असंतोष फैल गया और शासन के विरुद्ध उन्होंने आम जनता ने विद्रोह कर दिया। यहीं से फ्रांस की क्रांति शुरू हुई। और जब फ्रांस की क्रांति शुरू हुई और यहीं से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ।
अब हम करेंगे कि भाई फ्रांस में जो क्रांति हुई, जिसके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति हुई, ऐसे कौन से कारण रहे, ऐसी कौन सी परिस्थितियां रही जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस में क्रांति हुई। हमारा क्वेश्चन ये है, 1789 में जो फ्रांस में क्रांति हुई उसके मुख्य रूप से तीन ही कारण थे। पहला कारण था सामाजिक कारण, दूसरा राजनीतिक कारण और तीसरा है आर्थिक कारण। इन तीन कारणों के कारण ही फ्रांस में क्रांति हुई थी। इनके बारे में हम एक एक करके वर्णन करेंगे। पहला कारण जो हमारा है सामाजिक क्रांति। फ्रांस में मुख्य रूप से तीन श्रेणियां पाई जाती थी, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। यानी कि उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, यानी कि तीन श्रेणियां थी। इन तीन श्रेणियों में जो उच्च वर्ग में थे जो लोग, उसमें सामंत और पादरी यानी कि जो चर्च का मुखिया, सामंत राजा के अधीन ही एक उच्च अधिकारी या दरबारी को हम सामंत कहते हैं, जिस पर बहुत सारे अधिकार होते हैं। जो उच्च वर्ग में थे फ्रांस में, इन लोगों को कर यानी कि टैक्स नहीं देना पड़ता था। सरकारी खजाने में टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। ना तो सामंत देते थे और ना ही पादरी देते, यानी कि ना तो उच्च दरबारी देते थे और ना ही चर्च के पादरी देते थे। और योग्यता न होने पर भी उन्हें बड़े बड़े पदों पर आसीन कर दिया जाता था, बड़े बड़े पदों पर बिठा दिया जाता था। पहला कारण तो ये था। फिर आ जाओ मध्यम वर्ग पर। मध्यम वर्ग यानी कुलीन वर्ग यानी कि ऊंचा वर्ग। इस वर्ग में उच्च घरानों, धनी वर्ग, अभिजात वर्ग और ऐसे लोगों को शामिल किया जाता था जो राज्य सरकार द्वारा उच्च वर्ग के लोगों से भी कोई कर नहीं लिया जाता था। इनको भी मध्यम वर्ग में शामिल किया जाता था। यानी कि कुलीन वर्ग जो था, उच्च घराने जो थे, उन पर भी टैक्स नहीं लिया जाता था। उसके बाद आता निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में आम जनता आ जाती है, चाहे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, शिक्षक है, अनेकों। इस वर्ग के लोगों में योग्यता होते हुए भी ऊंचे पदों पर इनकी नियुक्ति नहीं की जाती थी। इन्हें राज्य को टैक्स भी देना पड़ता था और बेगार भी ली जाती थी। बेगार का मतलब होता है उनसे काम ले लिया जाता है और काम के बदले उन्हें कोई भी पैसा या वस्तु नहीं दी जाती। ऐसी व्यवस्था को हम बेगार कहते हैं। अर्थात इनका अत्यधिक शोषण किया जाता। किस वर्ग का? निम्न वर्ग का। जो तीसरा वर्ग है, इसका भरपूर शोषण पादरी भी करते थे, सामंत भी करते थे और कुलीन वर्ग के लोग भी करते थे। यानी कि सारा जो करों का बोझ होता था, टैक्सों का बोझ होता था, वो इस वर्ग पर आता था। कहने का अभिप्राय, आम जनता या जनसाधारण की दशा जो थी वो बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही खराब थी। इसके बाद किसान और जो मजदूर थे, जो श्रमिक थे, उनकी दशा और भी दयनीय थी और भी खराब थी। उनकी आय बहुत कम थी और सारे टैक्स भी उन्हें ही देने पड़ते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें असंतोष बढ़ता जा रहा था। ये था हमारा सामाजिक कारण। अब हम करेंगे 2 नंबर पर राजनीतिक कारण। ऐसे कौन से राजनीतिक कारण रहे जिसके कारण फ्रांस में क्रांति हुई? तो फ्रांस के जो राजा थे, 16वां लुईस या सम्राट थे, वो स्वेच्छाचारी थे, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते थे। जब चाहा युद्ध कर लिया, जब चाहा युद्ध का विराम की घोषणा कर दी। और वो निरंकुश थे। उनके शासन, निरंकुश का मतलब क्या होता है? उनके शासन पर कोई भी अंकुश नहीं था और वह देवीय अधिकारों में विश्वास रखते थे और सम्राट की जो इच्छा होती थी उसी को कानून मान लिया जाता था। अभी मैंने बताया जैसे जब चाहा उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी और जब चाहा उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। तो सम्राट की जो इच्छा होती थी उसे ही कानून मान लिया जाता था। नंबर 2, राज्य में जो सैनिक थे और अन्य पद थे, जो ऊंचे पद थे, राज्य में जो सैनिकों के ऊंचे पद थे और अन्य जो ऊंचे पद थे, वो पैतृक थे, परदत्त थे।
पैतृक का मतलब राजा का बेटा राजा, दरबारी का बेटा दरबारी, उच्च सैनिक अधिकारी का बेटा उच्च सैनिक अधिकारी। यानी प्रदत्त का मतलब जो हमें अपनी मेहनत से प्राप्त नहीं होता, अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है। और अर्जित का मतलब होता है जो हम अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं। तो जो पद थे वो पैतृक थे और प्रदत्त थे, उन्हें बेचा भी जा सकता था। यदि कोई उच्च अधिकारी है वो अपने पुत्र को ऊंचे पद पर आसीन करना चाहता है तो वो उन पदों को खरीद लेते थे, उन्हें बेचा भी जा सकता था। तीसरा पॉइंट जो है, जो सम्राट था वो भोग विलास में डूबा रहता था, ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहा था। और जो शाही खजाना था, राज्य का जो खजाना था, उस पर बोझ बढ़ता जा रहा था। उनके ऐशो आराम पर इतना पैसा खर्च किया जाता था जिसके कारण जो शाही खजाना था वो खाली होता जा रहा था, जिसके कारण क्या होता, लोगों पर बहुत ज़्यादा और टैक्स लगा दिए जाते थे। खजाना खाली हुआ, टैक्स बढ़ा दिए जाते थे और करों का सारा बोझ जो था वो आम जनता पर पड़ता था। राजघराने के शानो शौकत में बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप जो आम जनता थी उसमें और भी अशांति फैल गई, आक्रोश फैल गया, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस की क्रांति में राजनीतिक कारण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब हम करेंगे आर्थिक कारण। फ्रांस की क्रांति का आर्थिक कारण में क्या था? धन संबंधी कारण जो था, जो फ्रांस के राजा थे वो धन का दुरुपयोग कर रहे थे, यानी कि अपनी ऐशो आराम पर ज़्यादा खर्च कर रहे थे। उन्होंने अपने ऐशो आराम के लिए खजाने को बिल्कुल खाली कर दिया। फ्रांस के राजा धन का दुरुपयोग कर रहे थे, उन्होंने अपने ऐशो आराम के लिए, अपने शाही रहन सहन के लिए खजाने को बिल्कुल खाली कर दिया। और जो टैक्स लिया जाता था आम जनता से, वो जो टैक्स था उसके जो नियम थे उन नियमों में भी बहुत सारे दोष पाए जाते थे। क्यों पाए जाते थे? जो धनाढ्य होते थे, धनी होते थे, उनसे तो टैक्स लिया नहीं जाता था। चर्च के जो पादरी होते थे उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। और ऊंचे दरबारी जो थे या सामंत जो थे उनसे भी टैक्स नहीं लिया जाता था। लेकिन आम जनता से भरपूर टैक्स लिया जाता था। आम जनता को वो सारा टैक्स चुकाना पड़ता था, लेकिन खर्च किस पर होता था? शाही घराने की ऐशो आराम पर। तीसरा जो कारण बना आर्थिक कारण, फ्रांस में औद्योगिक क्रांति आ गई, उद्योग धंधे विकसित हो गए और जो कुटीर उद्योग थे वो समाप्त हो गए। और जो कारीगर थे, हाथ से काम करने वाले लोग जो थे वो क्या हो गए? बेरोजगार हो गए, बेकार हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी आजीविका को चलाना मुश्किल हो गया और उन श्रमिकों में, उन मजदूरों में आक्रोश बढ़ना शुरू हो गया, अर्थात उसमें असंतोष फैलना शुरू हो गया। चौथा जो कारण रहा आर्थिक, जब फ्रांस ने, जैसे पता था ना, फ्रांस के राजा स्वेच्छाचारी थे, जब चाहा युद्ध की घोषणा कर दी और जब चाहा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। अनेकों युद्ध लड़े और फ्रांस कर्ज में डूबता चला जा रहा था, खजाना खाली होता जा रहा था, क्योंकि युद्ध पर बहुत ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए खजाना युद्धों के कारण खाली हो गया। अब जब युद्धों के कारण खजाना खाली होगा तो आम बात है कि जो कर हैं वो बढ़ाए जाएंगे, और जब कर बढ़ाएंगे तो लोगों में असंतोष तो फैलेगा ही। तो फिर नए कर लगाए, राजा ने नए कर लगाए, जिससे जनता में और भी असंतोष बढ़ गया। ये आर्थिक कारण भी फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस प्रकार यदि हम प्रश्नों के टुकड़े करके प्रश्नों को याद करेंगे बच्चों, बहुत आसानी से वो आपको याद हो जाएंगे और आजीवन उस याद रहेंगे। इसलिए प्रश्न के टुकड़े करके आपको प्रश्न याद करने चाहिए। ये थे हमारे आर्थिक कारण। तो फ्रांस की क्रांति में आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण है, जिसके कारण फ्रांस में क्रांति हुई। अब फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों का क्या योगदान था, यानी कि फिलोसफरों का क्या योगदान था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फ्रांस की स्थिति बहुत ही खराब थी और जो दार्शनिक थे वो जनता को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि राजतंत्र जो है वो ही उनके दुखों का कारण है। राजतंत्र यानी कि एक व्यक्ति का शासन, जैसे लोकतंत्र लोगों का शासन,
राजतंत्र एक व्यक्ति द्वारा किया हुआ शासन या चलाया जाने वाला शासन। तो फिलोसफरों ने कहा कि जो राजतंत्र है वो ही आम जनता के दुखों का कारण है। रूसो ने अपनी पुस्तक में, जो उनकी पुस्तक थी सामाजिक समझौता, उसमें राजा के जो दैविकीय अधिकार थे उन पर प्रहार किया और लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। वो क्या दैवीय शक्ति क्या थे कि राजा के मुख से निकला हुआ ही शब्द जो है वो कानून बन जाता था। ऐसे अधिकारों पर रूसो ने अपनी पुस्तक सामाजिक समझौते में उसका वर्णन किया और लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। उसके बाद वाल्तेयर ने चर्च के आडंबरों, यानी कि जो पादरी थे जो आडंबर रचते थे या जो पादरी थे, और भ्रष्टाचार पर उन पर निशाना साधा। किसने? चर्च के आडंबरों पर और पादरियों के भ्रष्टाचार पर। वो भ्रष्टाचार भी करते थे और राज्य के खजाने में कोई भी टैक्स का योगदान नहीं देते थे। उन्होंने, वाल्तेयर ने इन पर प्रहार किया और लोगों को जागृत किया। मातेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉ, जो उनकी पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ द लॉ, उसमें सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनका वर्णन हम पॉलिटिकल साइंस में करेंगे। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उन्होंने कहा कि सत्ता का विभाजन इनके आधार पर होना चाहिए। ये नहीं कि राजा का बेटा राजा, दरबारी का बेटा दरबारी, उच्च अधिकारी का बेटा उच्च अधिकारी। कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका के आधार पर सत्ता का बंटवारा होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अब हमें फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? जो फ्रांसीसी सम्राट थे लुई 16वां, उन्होंने 5 मई 1789 को नए करों यानी कि नए टैक्सों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एक बैठक बुलाई और उसमें 3 वर्ग जो था, तीसरा वर्ग, जैसे हमने 3 वर्ग बताए थे ना, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, जो तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि थे, तीसरे वर्ग के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने एक मांग रखी कि भाई अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान करवाया जाना चाहिए। लेकिन राजा ने इसको अस्वीकार कर दिया और जैसे ही राजा ने इसको अस्वीकार किया तो वो तीसरे वर्ग के जो प्रतिनिधि थे उस बैठक से बाहर आ गए और आंदोलन की घोषणा कर दी, अर्थात राजा का विरोध करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार 5 मई 1789 को ही फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हो गई, अर्थात फ्रांस की क्रांति का आगाज हो गया। तो हमारा ये टॉपिक आज यहीं समाप्त होता है कि किस प्रकार फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई और ऐसे कौन से कारण रहे जिसके कारण फ्रांस में क्रांति आई। प्यारे बच्चों, यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।